का मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अब्बास साहब, जहां बीजेपी और कांग्रेस इस पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, इस पर खुलकर खेल रहे हैं, वहां कहीं आप लोग या आपकी जो पार्टीज हैं, आप लोगों मतलब मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात कर रही हूं, वो क्यों इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी बैठे हैं उनकी बौखलाहट और उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, इनको अपना गोल पोस्ट बदलना पड़ा और इस प्रकार के बयान आने लगे, कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये वो तू मैं, पता नहीं क्या क्या बातें होने लगी। और अभी बात हो रही थी आपकी जो इनहेरिटेंस एक्ट है, इनहेरिटेंस टैक्स की बात भी हो रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उस समय जयंत सिन्हा ने सबसे पहले बात करी कि इनहेरिटेंस टैक्स हम लागू करने जा रहे हैं देश में, और उसके बाद उनको देश का वित्त राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो आपको बताना चाहिए जिस चीज को आप लागू करने जा रहे थे, मुझे नहीं पता किसके दबाव में ये रुक गए, क्या हुआ वो उसको नहीं जानना चाहता हूं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इनहेरिटेंस टैक्स देश में नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी स्पष्टता से कह चुकी है कि इनहेरिटेंस टैक्स हम लागू नहीं करने, ऐसे कोई विचार भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे विषय जो पित्रोदा ने क्या कहा और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर आप चुनाव को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। पित्रोदा ने क्या कहा? सैम पित्रोदा को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सैम पित्रोदा थिंक टैंक है भाई, ओवरसीज प्रेसिडेंट है, चीफ है कांग्रेस के। अब आपको याद आ नहीं, सैम क्या पहले तो आप एक मिनट रुक जाइए, क्या इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के मैनिफेस्टो में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और पार्टी हो, किसी भी दल के मैनिफेस्टो में लिखा है, किसी भी दल के मैनिफेस्टो में लिखा है, सैम पित्रोदा ने ये कहा है कि एक डिबेट का विषय ही तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी, इनके मंत्री ने कहा है, क्या हम कह रहे हैं क्या? 1985 में इनहेरिटेंस टैक्स था, कांग्रेस पार्टी ने इनहेरिटेंस टैक्स वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी आपका स्टैंड क्या है? बात कर रही थी, आपका स्टैंड क्या है? क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं मनोज जी का रुख कर रही हूं। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है, इनहेरिटेंस टैक्स की आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसा कोई विषय टेबल चर्चा पे ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे विषयों को लाती है। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं कि बहनों का, बेटियों का मंगलसूत्र गिरवी हो जाएगा। अरे आपकी सरकार ने हमारी बहन बेटियों का मंगलसूत्र गिरवी किया है। आज हमारे देश का जो घरेलू कर्ज है वो जीडीपी का 40% है, इतिहास में सबसे ज्यादा। जो हमारे देश में आय और वेल्थ की असमानता है वो सबसे ज्यादा है। आजादी के समय जो देश के सबसे अमीर 1% लोग थे, उनके पास क्विक रिएक्शन ले लेती हूं, फिर सूर्य मैथिल जी का भी रुख करूंगा। मनोज जी प्रतिशत है, मनोज जी साथ ही उन्होंने जयंत सिन्हा का भी जिक्र किया था, जिस बात पर आप कह रहे थे उसी बात पर जयंत सिन्हा को और बाकी और तमाम बातें भी उन्होंने कही है, उस पर आपका रिएक्शन? जी देखिए हिमानी, ऐसा है कि जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे गठबंधन के किसी भी साथी के घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र इनको पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो मैं इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा या फिर मैं भिजवा देता हूं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि हम सर्वे कराना चाहते हैं, हम एक्सरे कराना चाहते हैं। अब्बास साहब एक बार सुन लीजिए, तो एक्सरे से क्या मतलब है दुष्यंत जी? एक्सरे, अरे समाज का सर्वे, देखिए ओबीसी की जातियों की बहुत सारी जाति। देखिए सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं सब एक साथ। अब्बास साहब एक मिनट रुक जाइए। आर्थिक सर्वे नहीं होगा, उसका उपाय कैसे किया जाएगा? बल्कि मनोज जी जातिगत जनगणना को तो अपनी जिंदगी का मिशन बता रखे हैं राहुल गांधी, वो तो कह रहे हैं जिंदगी का मिशन है। हमें समाज में समानता, अब एक बार लोगों की जानकारी तो होना चाहिए। एक बार सुन लीजिए, कोई कानून कोई नियम बना। अच्छा ठीक है, एक बार सुन लीजिए ना मनोज जी। इस तरह से कर्नाटक में देने का काम किया गया है, तो कितने बड़े ओबीसी के हितैषी है, पूरा देश जानता है, ओबीसी समाज भी अच्छे से जानता है कि किस तरह से हमारा अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होता। भैया आप बता दीजिए, मनोज भैया देश पूछना चाहता है क्या ओबीसी को संख्या के आधार पर आरक्षण देने के हिमायती है या नहीं है? कोई जनसभा करके आ रहे हैं क्या? आप सुनिए, कोई जनसभा करके आ रहे हैं क्या? आज आप उसी जोन में उसी मोड में अभी भी नजर आ रहे हैं, उसी मोड में अभी भी नजर आ रहे हैं। जी बता दीजिए, संस्कृति की राजनीति कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास के साथ चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 4 करोड़ जो भर दिए गए, क्या मुसलमानों को जाति को दी गई, क्या धर्म पूछा गया? आप लोगों को एक दूसरे की बात समझ आ रही है? 11 करोड़ क्योंकि मुझे नहीं आ रही। से जल देने का काम किया आप लोगों को उनका अपनी टेप चालू है, आप लोगों की अपनी। मैं पूछना चाहता हूं कि मनोज जी कहीं तो ब्रेक लगाइए, मनोज जी कहीं तो ब्रेक लगाइए। अरे एक एक कर भैया, एक एक कर
एक एक कर हाँ। आप सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं, समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरा सिंपल प्रश्न है, क्या ओबीसी को संख्या के आधार पे आप आरक्षण देने के समर्थक हैं या नहीं? दुष्यंत नागर जी, जो अभी संविधान का प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न यह बनता है कि हमारे अधिकारों को छीन करके जो 27% हमें आरक्षण जो मिलता है उसको छीन करके आप मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे? कहीं नहीं दिया गया। आप किस कोई तरह का न्याय कर कांग्रेस रहे के हैं? किसी कौन सा न्याय मैनिफेस्टो में पत्र लेकर नहीं के आ है। रहे हैं? कर्नाटक में दिया गया, कर्नाटक में दिया गया। ये कर्नाटक का मॉडल क्या है? ये कर्नाटक का मॉडल क्या है? मैं आपको दिखा देता हूँ। विषयांतर के लिए किया जा रहा है। एनसीबीसी के वेबसाइट पर जाकर के देखिए कि किस तरह से हमारा अधिकार छीन करके उनको देने का काम किया गया है। तो मैं पूछता हूँ, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण चलेगा? क्या संविधान को आप मानेंगे नहीं मानेंगे? ट्रांसफर हो रही है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ टॉपिक ट्रांसफर हो रही है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन सूर्य मैथिल जी, ये हमारा संविधान तो धर्म आधारित आरक्षण को नहीं मानता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। धर्म के आधार पर आरक्षण को हमारा संविधान तो नहीं मानता है। जिस संविधान की दुहाई हर दिन दी जाती है, जिस लोकतंत्र की बात की जाती है, जिस संविधान की दुहाई दी जाती है। हिमानी जी, यही तो हैरानी की बात है। यहां बैठकर लगातार एक डिबेट मोड नहीं, एक जनसभा मोड में जो हमारे नागर साहब कह रहे हैं देश पूछना चाहता है, यहां मैं इनसे पूछता हूं, नागर साहब ये देश पूछना चाहता है, आखिर आपको किसने अधिकार दिया, आपकी राज्य सरकारों को, कि आप वहां पर ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को ऐड करके मुसलमानों को आरक्षण दें? आपको किसने अधिकार दिया कि आप हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाएं? आपको किसने आरक्षण आपको अधिकार दिया कि आप मुसलमानों को और केवल एक मिनट रुक जाइए। लेकिन हाजी साहब सुनिए ना। हाजी साहब, यहाँ तो आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात मंदिर मस्जिद या राम मंदिर हो या फिर वो ज्ञानवापी हो, तमाम चीजें आ जाती है, तब वो संविधान कहाँ जाता है सर? तब वो कानून कहाँ जाता है सर? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम वही मुस्लिम है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया, वरना तो ये तथाकथित कुछ लोग क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो हमें स्वीकार है। कैसी बातें आप कर रहे हो? लगातार हर जगह आप लोगों ने विरोध किया। अगर वहां राम मंदिर बना है ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बना। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए हाजी साहब। तभी भी इस तरह की आवाजें आती है ना कि हमारे लिए ताउम्र बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, इस तरह की बातें। बाबरी को शहीद मानते हैं। खैर मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन वापस आती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ चूंकि आपने संविधान की बात की और बार बार की, मैं इसलिए कहती हूँ आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं विनोद जी और अब्बास साहब चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि ओबीसी के अंदर आपने मुसलमानों को ऐड किया बिगड़ छुपाई चुपचाप पीछे से। दूसरी चीज, देश ये पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि आपने तेलंगाना के अंदर 4% मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मुस्लिम आरक्षण को हटा सके। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताइए नागर साहब, ये देश पूछना चाहता है कि इस देश को आप धार्मिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं?